चलिए देखिए, ग्रुप कनेक्शंस को एक तरह से वेक्टर कनेक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये थ्री फेज अलाइनमेंट की बात करता है कि दोनों तरफ की वाइंडिंग्स के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है, और इसी के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि इसी ट्रांसफार्मर के थ्री फेज कनेक्शन को क्लासिफाई भी किया गया है, जो कि अपन ने 4 टाइप पढ़े थे। कौन कौन से टाइप होते हैं फेज डिस्प्लेसमेंट में? ग्रुप 1, 2, 3, 4, जिनके अंदर 4 बेसिक डिस्प्लेसमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? 0 डिग्री, 180 डिग्री, 30 डिग्री लीडिंग और 30 डिग्री लैगिंग। 30 डिग्री लीडिंग कौन सा है, ग्रुप 3 या 4? ग्रुप 3। पहले लीडिंग वाला एस्पेक्ट है, उसके बाद में लैगिंग है, तो ग्रुप 3 देन ग्रुप 4, ये 4 एस्पेक्ट अपने पास हैं। इन चारों ग्रुप कनेक्शन के बेसिस पर मैंने कहा था पैरेलल ऑपरेशन की कंडीशन डिफाइन की जाती है। कोई भी एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर में 2 केस बोले जाते हैं। एक कहा जाता है कि उसका फेज डिस्प्लेसमेंट क्या है रिलेटिवली प्राइमरी सेकेंडरी में, और दूसरा केस आता है कि उसका सीक्वेंस क्या है, यानी सीक्वेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये 2 बातें आपके भाई इंपॉर्टेंट है। क्या डिफरेंस है अभी दोनों में? फेज डिस्प्लेसमेंट और फेज सीक्वेंस, ये दोनों अलग कैसे हैं? क्या डिफरेंस बताएंगे? दोनों को अगर हम अलग अलग डिफाइन करें तो क्या कहेंगे? फेज डिस्प्लेसमेंट और दूसरा अपने पास फेज सीक्वेंस। फेज सीक्वेंस का मतलब ये हुआ कि एक ट्रांसफार्मर जो सप्लाई से कनेक्टेड है, तो किस क्रम से, किस सीक्वेंस से जुड़ा है, जिसको आप अक्सर बोल देते हैं RYB। RYB ही होता है, क्या YRB नहीं हो सकता? हो सकता है। जिस भी क्रम में जुड़े हो, वो 3 फेजेस जिस सीक्वेंस से एनर्जाइज हो रही है, उसका केस है। बट उसे किस सीक्वेंस में लिया जाए, उसका खुद का ठीक इंडिपेंडेंट है। बट पैरेलल ऑपरेशन में जब हम 2 को कनेक्ट करते हैं तो हमेशा क्या देखते हैं, एक सिंगल ट्रांसफार्मर बस बार पे कैसे जुड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर किसी दूसरे के साथ वो लोड को शेयर कर रहा है तो फर्क पड़ता है, क्योंकि वहां पे अपन नेसेसरी कंडीशन में क्या लिखते हैं, पोलैरिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आज इसमें भी अपन ये कह सकते हैं कि एक 3 फेज ट्रांसफार्मर में जो सिंगल फेज के लिए पोलैरिटी की कंडीशन थी, वो यहाँ क्या बन जाता है, फेज सीक्वेंस बन जाता है। यानी 3 फेजेस का क्या सीक्वेंस है किसी एक ट्रांसफार्मर के लिए, उसी सीक्वेंस में दूसरा ट्रांसफार्मर भी एनर्जाइज होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वही फॉल्ट आएगा जो आपने वहां कहा था कि 2 फेजेस अगर आपके पास पोलैरिटी सेम नहीं होने पर शॉर्ट सर्किट इंटरनल सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी एक हैवी अमाउंट ऑफ सर्कुलेटिंग करंट लोड तक पावर ना जाके उनकी फेजेस आपस में इंट्रा शॉर्ट सर्किट क्रिएट करती हैं, जिससे वाइंडिंग अगेन क्या कह सकते हैं, डैमेज हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सीक्वेंस तो चलो RYB से भी समझ जाते हैं, ये फेज डिस्प्लेसमेंट क्या है? जो अपन ने कल लिखा था उसी को बोलते हैं YD +30 -30। तो क्या है फिजिकल सिग्निफिकेंस, क्या है उसका? ये कनेक्शन ओरिएंटेशन से आता है, यानी 3 फेजेस 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड हैं, ये अपन बोलते हैं हमेशा। एक बैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम में तीनों फेजेस का मैग्नीट्यूड सेम मानते हैं इंपेडेंस वैल्यू पर, और ये कहा जाता है कि तीनों फेज के पैरामीटर्स जो है 120 डिग्री पे डिस्प्लेस्ड होंगे। अगर ऐसा है तो उसे अपन बैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम कहते हैं। 120 डिग्री ही क्यों? क्योंकि अगर आप 3 फेजेस को इक्वल अलाइनमेंट पे देना चाहो तो कितना आएगा, 360/3 से 120 आएगा। अब इस डिस्प्लेसमेंट में आपने कहा एक का अरेंजमेंट, तीनों फेजेस 120 एंगल पे हैं, तो 120 एंगल तो कुछ भी हो सकता है ना, 0, 120, 240, या फिर इसके बाद अगर बोलूं तो 30 से किसका दो, 30, उसके बाद फिर 120 जोड़ दो 150, फिर वापस से 120 जोड़ दो 170, सॉरी 270 के बाद फिर से 90 डिग्री ऐड कर दो। तो मतलब अगर 3 फेजेस में मैंने कहा RYB 120 पर है, अगर मैं R को 30 डिग्री से खिसका हूं तो बताइए Y और B वो भी तो 30 डिग्री से खिसक जाएंगे, लेकिन अब भी क्या रहेगा, तीनों में रहेगा 120 डिग्री, लेकिन देयर इज ए डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि फेज के कनेक्शन जो होते हैं, यानी कि स्टार या डेल्टा या फिर स्टार स्टार डेल्टा स्टार, जो कनेक्शन अपन प्राइमरी सेकेंडरी की तरफ कर रहे हैं, उसकी वजह से एक आपके पास डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो कर सकता है, उसी को ही अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, फेज डिस्प्लेसमेंट। फेजेस का ओरिएंटेशन, फेज पैरामीटर्स आपस में प्राइमरी सेकेंडरी पर कितने एंगल से शिफ्ट किए गए हैं, उसे अपन एक तरह से कहेंगे दैट इज फेज डिस्प्लेसमेंट। तो वो 0 डिग्री भी हो सकता है। जब मैंने कनेक्शन लिया स्टार स्टार, तो आपने कहा या तो पैरेलल होगा या फिर एंटी पैरेलल होगा, इसका मतलब 0 या आपके पास 180। लेकिन अगर हम कनेक्शन लेते हैं डेल्टा स्टार और स्टार डेल्टा, तो ये हमें पता है कि स्टार और डेल्टा के कनेक्शन फेज में 30 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट एंगल आ सकता है। तो 30 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट एंगल क्या क्रिएट करता है वहां पे, आपने कहा वो फेज डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करता है, और उसके बिहाफ पर आप कनेक्शन के अंदर क्या करते हैं, एक सिस्टम में आपका सर्कुलेटिंग करंट फ्लो कर सकता है, और वही पैरेलल ऑपरेशन की एक नेसेसरी कंडीशन बन जाता है। तो जब हम सिंगल फेज की कंडीशन पढ़ते हैं, याद करिए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए हमने पैरेलल ऑपरेशन पढ़ते समय उसकी 2 नेसेसरी कंडीशंस की बात, 2 कैटेगरी ऑफ कंडीशंस की बात की थी। एक कौन सी कहलाती है, एक आप कह लेते हैं असेंशियल कंडीशंस, या फिर जैसे अपन कह सकते हैं नेसेसरी, जो फुलफिल होनी ही चाहिए, और दूसरी कैटेगरी क्या है, दैट इज डिजायरेबल। डिजायरेबल कंडीशन अगर फुलफिल ना हो तो भी, पीछे वाला गेट खुला है ना या बंद कर रखा है,
खुला है, हाँ खोल के रखिए, कोई भी आता है तो पीछे से। ठीक है, अगर कैरेक्टरिस्टिक में अपन कहते हैं कि डिजायरेबल है, तो डिजायरेबल का मतलब यह है कि आपका पैरेलल ऑपरेशन फुलफिल होगा, पैरेलल ऑपरेशन फुलफिल होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका आउटपुट मैक्सिमम नहीं मिलेगा। जबकि अगर हम नेसेसरी की बात करते हैं तो इसमें उन कैटेगरी ऑफ कंडीशंस को रखा जाता है जो कि ये डिसाइड करते हैं कि पैरेलल ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। सो नेसेसरी कंडीशंस वो कंडीशंस है जो असेंशियली रिक्वायर्ड है कि फुलफिल हो ही हो। और इसमें जिन तीन बातों को अपन ने रखा था कौन कौन सी थी? बोलिए। पैरेलल का मतलब ही क्या है? टर्मिनल वोल्टेज सेम होना। पैरेलल का मतलब ही है वहां पे पोलैरिटी सेम होना, उनके प्लस प्लस माइनस माइनस एलोंगेट करें। और एक था दोनों ट्रांसफॉर्मर जो पैरेलल में कनेक्ट करे हो उनका उनका फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर वो एलिमेंट है जो अपने सोर्स से लोड की फ्रीक्वेंसी सेम रखता है। आप सोचो, एक ट्रांसफॉर्मर का इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 है, दूसरे का 60 है, और आपने का लोड को क्या कर रहे हैं? शेयर करें। तो बताओ कैसे शेयर करेंगे? जब आप कहते हैं कि सेकेंडरी साइड भी सेम ही देगा, तो एक 50 हर्ट्ज पे दूसरा 60 हर्ट्ज पे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि दो ओवरलैप्ड सिस्टम जो कनेक्टेड है और मल्टीपल फ्रीक्वेंसी क्यों। इसलिए सेम टर्मिनल वोल्टेज, सेम फ्रीक्वेंसी, और तीसरा था दैट इज सेम पोलैरिटी। इन तीन को अपन कहते हैं दे आर नेसेसरीली रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द पैरेलल ऑपरेशन। अगर नहीं हो तो पैरेलल ऑपरेशन नहीं होगा। इसी सीक्वेंस में अपन ने तीन शर्तें और पढ़ी थी, वो कौन कौन सी थी? डिजायरेबल कंडीशंस में आप उन्हें लेते हैं जो फुलफिल होना या नहीं होना ये डिसाइड करते हैं कि आउटपुट मैक्सिमाइज होगा कि नहीं। उसमें हम सबसे पहले बोलते हैं कि सेम वोल्टेज रेशियो हो जाए, यानी दो ट्रांसफॉर्मर आइडेंटिकली हो जाए जिनका ईएमएफ सेम हो। अगर ऐसा हुआ, उनका ईएमएफ सिमिलर हुआ, तो आपका सर्कुलेटिंग करंट क्या हो जाएगा? जीरो। अगर फुलफिल नहीं होता है तो अपन ये बोल सकते हैं अगर फुलफिल नहीं हुआ तो सर्कुलेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होगा। और अगर वो मैग्नीट्यूड जीरो नहीं हुआ, इसका मतलब सीधा सा है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ सर्कुलेटिंग करंट विल फ्लो इन द लोकल सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर विच विल जनरेट हीटिंग, यानी एक टेम्परेचर क्रिएट करता है, बट वो हीटिंग इतनी ज्यादा नहीं होगी कि आपका वाइंडिंग जल जाए। तो आपने कहा बिल्कुल हीटिंग डेवलप करेगा। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर आप कह सकते हैं हीटिंग में जा रही है, तो कहीं ना कहीं इफिशियंसी को कम करता है, बट आप कह सकते हैं कंडीशन पे आपका ऑपरेट किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और हम जोड़ते हैं जितने भी ट्रांसफॉर्मर कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, उन सब में लगभग वोल्टेज रेशियो सिमिलर नहीं होता है। दूसरा केस वो कहता है डिजायरेबल कंडीशन में ही कि भाई आपका पर यूनिट इंपिडेंस सेम होना चाहिए, यानी फेज इंपिडेंस सेम होने की बात नहीं कर रहा है। अगर मैंने कहा दो ट्रांसफॉर्मर की इंपिडेंस सेम होना चाहिए, तो यहां पर बात फिर वही आ गई कि दोनों आइडेंटिकल हो, एक जैसे हो, क्योंकि दो एक जैसी मशीनों की ही इंपिडेंस बराबर हो सकती है। तो ये भी इसने नहीं कहा कि इंपिडेंस सेम हो। फेज इंपिडेंस मे बी डिफरेंट, देयर बेस वैल्यू मे बी डिफरेंट, बट उनका जो पर यूनिट है यानी कि एक्चुअल और बेस का जो रेशियो है वो दोनों के लिए सेम होना चाहिए। अगर सिमिलर होता है तो आप कहते हैं इस दौरान अगर कोई दो ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड है पैरेलल ऑपरेशन में, तो अपनी केवीए रेटिंग के रेशियो में लोड को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। इसका मतलब अगर एक 100 और एक 200 केवीए का ट्रांसफॉर्मर है, तो दोनों 300 केवीए के लोड को 1:2 एक अनुपात दो में क्या कर सकते हैं? लोड को शेयर करेंगे। और इस दौरान ये कहा जाता है कि उनकी लीकेज इंपिडेंस जो है, लीकेज इंपिडेंस और वोल्ट एम्पियर रेटिंग, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती है। जितना इंपिडेंस जिसका ज्यादा, उतना ही उसका लोड शेयरिंग क्या होगा? कम। और मैंने कहा था ये फॉर्मूले से भी याद रखने की जरूरत नहीं, जेन्युइन सोच सकते हो। अगर कोई दो ब्रांच पैरेलल में है, दोनों की इंपिडेंस Z1 Z2 है, बताओ किस ब्रांच में करंट ज्यादा जाएगी? जिस ब्रांच का Z कम होगा। पैरेलल के अंदर है तो वोल्टेज तो सेम हो गया, और डिसाइड कौन कर रहा है? इंपिडेंस यानी करंट वैल्यू। तो आपने कहा Z अगर हाई तो करंट उधर का कम, दोनों का वोल्टेज सेम था तो V इंटू आई, वोल्ट एम्पियर शेयरिंग किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो आपने कहा जिसका करंट रेटिंग ज्यादा उसका केवी रेटिंग भी ज्यादा शेयर किया जाएगा। तो ये दो परसेप्शन आते हैं वहां पे जब आप उस कंडीशन को पढ़ते हैं। और तीसरा केस आपका मैंने देखा था दैट इज एक्स बाई आर रेशियो। एक्स अपॉन आर रेशियो यानी कि रिएक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस, इनका जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगेन न उसने ये कहा कि ओमिक वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस सेम हो, क्योंकि ये फिर उसी बात को रिलेट करता है कि उनका फेज इंपेडेंस इक्वल हो। नहीं, एक्स और आर दोनों का अलग अलग हो सकता है। दोनों का x1 r1 x2 r2 अगर अलग अलग है तो z1 z2 भी अलग अलग हो सकता है। वो कहीं नहीं कहता कि इंपेडेंस सेम हो, लेकिन उसने कहा कि x1 अपॉन r1 और x2 अपॉन r2 यानी रेशियो दोनों तरफ का क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। अगर वो सेम रेशियो पर x बाई आर है तो वहां से क्या होता है? क्या कंडीशन थी? अगर रेशियो सेम हो तो पावर फैक्टर दोनों का सेम होगा, और अगर सेम पावर फैक्टर पे दोनों काम कर रहे होंगे तो दोनों अपनी केवीए रेटिंग के इंडिविजुअल सम के बराबर रेटिंग शेयर करेंगे, यानी कि S1 प्लस S2 के बराबर SL शेयर किया जाएगा। इसका मतलब है 100 और 200 केवीए के दो ट्रांसफॉर्मर मिलकर मैक्सिमम 300 केवीए का लोड शेयर कर सकते हैं।
कब कर सकते हैं? जब x बाई आर रेशियो सेम हो। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, डिफरेंट x बाई आर रेशियो के लिए हम कहेंगे वो अपनी केवी रेटिंग के टोटल अमाउंट से कम शेयर करते हैं, यानी 100 प्लस 200 300 केवल तभी आ सकता है जब दोनों इन फेज हो, यानी सेम पावर फैक्टर के हो। तो इस कंडीशन में मैक्सिमम वोल्टेज या मैक्सिमम पावर शेयर करने की बात की गई। बाकी ये कहीं नहीं कहा गया कि पैरेलल ऑपरेशन नहीं हो। इन तीनों ही केस में लास्ट वालों में हम कभी नहीं कहते हैं कि पैरेलल ऑपरेशन नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन आता ही चला कि इसी तरह से which of the following is not the necessary या not the essential condition for parallel operation। अब जो हमने नेसेसरी कंडीशन पीछे पढ़ी उसमें कुछ और नेसेसरी कंडीशन हम ऐड करते हैं। कौन सी ऐड कर रहे हैं? सम मोर असेंशियल कंडीशन टू बी एडेड इन द सिंगल फेज कंडीशन। सिंगल फेज की शर्तों में अगर हम कुछ बातें और ऐड कर दें, उनको ऐड करके कह सकते हैं वो किसके लिए होती है? थ्री फेज। तो हमें थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर के पैरेलल ऑपरेशन में जो पीछे पढ़ रखा हो तो था ही, अलग से क्या कुछ पढ़ना होता है इसकी जो एडिशनल शर्तें हैं। और वो एडिशनल कंडीशन में तीन बातें यहां पे बोली जाती है। क्या है तीनों शब्द? सबसे पहले कहता है ये कि सेम फेज डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, यानी ये दो ट्रांसफॉर्मर्स जो आप जोड़ रहे हो पैरेलल में उनका फेज डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो। या तो ये कहता है कि बराबर हो, इक्वल हो, या फिर वो ये इसी बात को कहेगा बताइए दो चीजें x और x बराबर है तो उनका डिफरेंस कितना आएगा? जीरो। तो वो कहता है या तो बराबर हो, ये बोल देगा स्टेटमेंट में, या कहेगा रिलेटिव फेज डिस्प्लेसमेंट क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। अगर एक का 30 और दूसरे का भी 30 है तो आपने कहा बराबर है, या फिर मैं कहूंगा 30 माइनस 30 क्या है? जीरो है। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जीरो होना दोनों का, या फिर दोनों सेम डिस्प्लेसमेंट पे होना। इसका मतलब ये हुआ, इसको इनडायरेक्टली अगर कहूं तो लास्ट क्लास में जो पढ़ा था अपने, फेज डिस्प्लेसमेंट किसके द्वारा आता है? ग्रुप कनेक्शन से। तो ये कहता है कि सेम ग्रुप के होने चाहिए। अगर कोई दो ट्रांसफॉर्मर हैं जिनको पैरेलल ऑपरेशन में आप जोड़ रहे हो तो ये कहा गया कि वो दोनों एक ही ग्रुप के होने चाहिए, यानी ग्रुप वन को ग्रुप टू के साथ अपन कनेक्ट नहीं कर सकते, ग्रुप वन को ग्रुप थ्री के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। सिमिलर ग्रुप के कनेक्शन, यानी अगर मैं कहता हूं वाई वाई जीरो स्टार स्टार जीरो तो मैं डी डी सिक्स के साथ नहीं जोड़ सकता। वाई वाई जीरो है तो आपने कहा वाई वाई जीरो से ही जुड़ेगा या डी डी जीरो से जुड़ेगा, यानी वो किसी होने चाहिए, एक ही ग्रुप के होने चाहिए। बात करेंगे अपन कनेक्शन के समय। तो पहला शर्त तो है, कैसे कहता है, क्या एक्सप्लेन करता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, डिस्कस कर लेंगे। दूसरी शर्त आती है कि फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए, यानी अगर किसी एक ट्रांसफॉर्मर का जो वो सप्लाई से जुड़ा है उसका सीक्वेंस आर वाई बी है तो वो कहता है कि दूसरे का भी समान सीक्वेंस होना चाहिए। अगर उसका सीक्वेंस इसके ऑपोजिट हुआ तो आप कहेंगे दोनों में इंटरनल शॉर्ट सर्किट बन जाएगा और पैरेलल ऑपरेशन नहीं होगा। तो सेकंड रिक्वायर्ड कंडीशन इज सेम फेज सीक्वेंस, फर्स्ट रिक्वायर्ड कंडीशन इज सेम फेज डिस्प्लेसमेंट, और तीसरा जो है वो कंस्ट्रक्शन टाइप पे आता है। हमने पीछे पढ़ा था, याद करिए, कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर ट्रांसफॉर्मर को दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। हाँ अभी स्टार्ट हुआ क्लास। ट्रांसफॉर्मर को दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है कंस्ट्रक्शन बेसिस पे, कोर टाइप और शेल टाइप। तो हमने कहा जब हम किसी एक थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर को बना रहे हैं तो बनाते समय अगर तीन सिंगल फेज से उसे बंच किया गया है तो वो तीनों या तो क्या होने चाहिए? कोर, या फिर तीनों क्या होने चाहिए? शेल। ऐसा नहीं दो कोर एक शेल ले लें और उसका एक थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर बना दे, नहीं। थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर जो कि तीन सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर से बंच करके बनाया गया है, कनेक्ट करके बनाया गया है, उसकी रिक्वायर्ड कंडीशन है पैरेलल। अकेला अगर मैंने एक सिंगल बना दिया जिसमें दो कोर और एक शेल है, अगर अकेला कहीं पर यूज हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मगर जब मैं उसे किसी के साथ पैरेलल में जोड़ूंगा तो वहां पर इंडिपेंडेंट कनेक्शन में दैट इज जस्टिफाइड कि उसके डिफरेंट डिफरेंट फेजेस पे डिफरेंट आउटपुट आता है। बट जब वो दो एक जैसे मिलकर किसी लोड को शेयर करेंगे वहां पैरेलल ऑपरेशन की रिक्वायर्ड कंडीशन है कि दे शुड हैव द सेम कंस्ट्रक्शन टाइप, उनकी बनावट समान प्रकार की होनी चाहिए। अगर नहीं है तो गड़बड़ होगी, नहीं होगा पैरेलल। क्यों नहीं होगा? कारण क्या है, क्या रीजन है? कोर और शेल में अलग अलग होगा तो क्या हो जाएगा? है तो एक जैसी ट्रांसफॉर्मर ही तो है, सिंगल फेज, सेम रेटिंग है, सब कुछ सेम है। आप कहेंगे कोर और शेल में प्रॉपर्टी डिफरेंस होता है। कोर टाइप और शेल टाइप में से शेल टाइप का रेगुलेशन बढ़िया होता है, और ये तो पूरा खेल ही किसका है? लोड का। और रेगुलेशन किस पे डिपेंड करता है? लोड के वेरिएशन पर। तो आप कहेंगे नो लोड से फुल लोड कंडीशंस के दौरान दोनों का एक ही कनेक्शन में जुड़े अलग अलग ट्रांसफॉर्मर अगर अलग अलग तरह से बिहेव कर रहे हैं तो उनकी जो नेसेसरी कंडीशन थी टर्मिनल वोल्टेज को सेम रखना, वो भी मेंटेन नहीं हो पाएगा। इसलिए बनावट यानी कि कंस्ट्रक्शन भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। सो हेडिंग लगाई कल की क्लास से आगे, कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑपरेशन, और आगे लिख दीजिएगा फॉर थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर। सिंगल फेज के हम पहले से पढ़ चुके हैं, थ्री फेज को भी कंटिन्यू करें। कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑपरेशन थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर। कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑपरेशन यहां पे थ्री फेज के लिए अपन लिखेंगे थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर।
जैसे मैंने अभी कहा कि सिंगल फेज की जो शर्त थी उसमें एड ऑन कंडीशन अपन ऐड करते हैं, तो यहां पर सिंपल स्टेटमेंट वही आता है। सिंगल फेज में क्या क्या ऐड करना है, इसलिए तो लिखिएगा इन एडिशन टू, हेडिंग लगाने के बाद लिखिएगा इन एडिशन टू द, इन एडिशन टू द condition for, in addition to the condition for, in addition to the condition for single phase transformer, in addition to the condition for single phase transformer, single phase transformer, comma, some more essential conditions, some more essential, या फिर नेसेसरी भी लिख सकते हो, some more essential conditions, some more essential conditions are required, some more essential conditions are required for parallel operation, are required for parallel operation, are required for parallel operation of three-phase transformer, for parallel operation of three-phase transformer. सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है, फर्स्ट लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट है सेम फेज डिस्प्लेसमेंट। सेम फेज डिस्प्लेसमेंट, फेज डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब सेम फेज डिस्प्लेसमेंट में हम ये कह सकते हैं कि दोनों तरह से स्टेटमेंट को बोला जाता है कि रिलेटिव वैल्यू जीरो हो या फिर उनका सेम ग्रुप के पार्ट हो। तो यहां पे लिख लीजिए, इसी में ही मतलब सब पॉइंट्स बनाते हुए देखिएगा, टू ट्रांसफॉर्मर्स मस्ट हैव, two transformers must have, two transformers must have same phase displacement, must have same phase displacement, must have same phase displacement with respect to each other, with respect to each other, with respect to each other. It means with respect to each other, it means both the transformer, it means both the transformer should belongs to, it means both the transformers should belongs to same group connection, both the transformers should belongs to same group connection, same group connection, सेम ग्रुप के होने चाहिए, ये कहना चाहता है। और इसी को दूसरे तरीके से अगर बोला जाए तो आप कहते हैं कि दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, जीरो। तो अगला पॉइंट लिख दीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, द रिलेटिव फेज डिस्प्लेसमेंट, इसी बात को इसी तरह से भी लिखा जा सकता है, द रिलेटिव फेज डिस्प्लेसमेंट शुड बी जीरो, द रिलेटिव फेज डिस्प्लेसमेंट शुड बी जीरो, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, the relative phase displacement should be zero। अब देखो सेम ग्रुप का पार्ट होना चाहिए, ये जब बात आती है तो उसमें कैसे अपन इस चीज को समझाएं। अब देखो यहाँ पे इस डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक में हमें जो कल पढ़ा था वो चीज का रेफरेंस यहाँ यूज करना है, जिसकी हमने कल बात करी, किसकी बात करी, YD11 DY11 वो सब, तो उसको देख लीजिए फटाफट से। अगर मैं कहूँ डिस्प्लेसमेंट में, केवल मैं एक एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ताकि अपन उस बात को क्लेरिफाई कर पाए। लास्ट जो हमने पढ़ा था उसके अनुसार आप यहाँ पे तो ये बोल रहे हैं कि भाई रिलेटिव जो वैल्यू है, रिलेटिव फेज डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, या फिर दूसरा अपन ने कहा सेम क्या होने चाहिए, ग्रुप के होने चाहिए। तो सेम ग्रुप के पार्ट आती है, तो आपने कहा यहाँ पे हमें याद आए कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4, इसमें हमने चारों के अंदर एक एक डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है। ग्रुप 1 था दैट इज 0 डिग्री,
ये है 180 डिग्री, 30 डिग्री कैसा होगा लीडिंग, और 30 डिग्री क्या होगा आपने कहा लैग, लास्ट अपन ने देखा था। इनके बिहाफ पर ये कहना चाहता है कि या तो इस तरह की बात हो कि जो इनका भी वो जुड़ा हो दोनों का, उनके बीच में रिलेटिव आंसर 0 आ जाए दोनों को घटाने पर, या फिर वो ये कहता है कि दोनों हो ही एक जैसे, यानी दो सेम ग्रुप के ही पार्ट हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल है। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये बनती है कि वो आपसे कुछ एग्जाम्पल में ये पूछे कि भाई किसमें संभव है किसमें नहीं है, इस तरह से। तो एक एग्जाम्पल लेके मैं बता रहा हूँ, फिर दोबारा एक लिखवा दूंगा। मान लीजिए हमने कहा कि हमारे पास कोई दो ट्रांसफॉर्मर के लिए डिस्प्लेसमेंट पूछा उसने, तो आपसे कह रहा है कि एक है YD11, एक तो ये बोल दिया, और दूसरा हम कह सकते हैं उसने लिखा मान लीजिए दैट इज DD6। इस तरह से एक एग्जांपल दिया आपको कि भाई क्या मैं इन दो ट्रांसफॉर्मर का, ये जो दो हैं वो दोनों क्या है भाई, ये दोनों कोई थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर के पार्ट है, ये दो अलग अलग थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर का वो आपसे पूछता है क्या हम इनको पैरेलल में जोड़ सकते हैं। तो पहला ही केस ही आता है अपने पास कि पहले इन दोनों का क्या बनाना आना चाहिए। तो अगर कल वाले टॉपिक को जस्ट एक रिवीजन के तौर पे देखें, मैं लास्ट बार सर्किल डायग्राम बना रहा हूं, अगर फिर भी नहीं भूले हो तो यहाँ चेक कर लें कैसे करते हैं, बताइए याद करूं। YD11, वाई क्या है, रेफरेंस। फर्स्ट जो कैपिटल लेटर में लिखा है वो है रेफरेंस, जिसको अपन घड़ी में 12 यानी 0 की पोजीशन पे रखते हैं। उसके बाद दूसरा जो लिखा होता है डी, सेकंड या डी वाई जो भी हो, उसे अपन कहते हैं उसका पोजीशन कहां पर है, 11 पर। तो क्लॉक में उसकी पोजीशन को 11, 6, 1 और 0 इन चार चीजों से इंडिकेट किया जाता है। तो अगर मैं कहूं इधर वाले के लिए अगर मैं ये क्लॉक डायग्राम बनाऊं, किसके लिए, YD11 के लिए, और सेम चीज अपन यहाँ पर इसके लिए DD6 के लिए बनाएंगे, और देखते हैं दोनों में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट सेम आता है कि नहीं आता है, क्या होता है। क्लॉक पोजीशन की बेसिस पर हमें यह भी पता है कि अगर मैं इसे रेफरेंस ले रहा हूं 0, तो इसके बाद आपके पास ये जो भी मार्किंग उसमें 6 है, यहां पर क्या होगा भाई 1, और यहाँ पे क्या होगा 11, और ये अपने पास 12 या जिसको अपन 0 लिखते हैं, रेफरेंस ही मान लेते हैं 0 डिग्री या 12। 0 के बेस पे 12 आ जाना, या फिर 0 से घूम के 360 डिग्री का कवर करना, वापस वहीं से स्टार्ट करना। सो इसके लिए फर्स्ट रेफरेंस मैंने कहा वाई, तो आपने कहा वाई पर हम, यानी कि HV है एक तरह से जिसको हम वाई बोल रहे हैं, आज जैसे प्रूव भी कर देंगे। तो आपने कहा यहां पर हमने बनाया रेफरेंस, ये लीजिए ये कौन सी वाइंडिंग, और अगर मैं स्टार डेल्टा HVLV नहीं लिखना चाहता हूं तो ये क्या है भाई, स्टार है, वाई है। तो मैंने कहा इसको इंडिकेट कर देते हैं कि भाई ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह से, दिस इज बेसिकली वाई। इसके बाद वो कहता है कि दूसरा वाई के रेफरेंस पर, ये तो हो गया रेफरेंस, डी कहां पर है, 11 नंबर पोजीशन पे। तो 11 ये रहा क्लॉकवाइज में, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पे। तो आपने कहा इसके लिए इसे मार्क कर दो, यहां से हमने 11 बना दिया, 11, उसके बाद यहाँ पे क्या है 10 और ये 9, इस तरह से पूरे क्लॉक का जो पोजीशन होता है उसी के अकॉर्डिंग है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी को। तो अब अपन इसको ऐसे पढ़ेंगे कि रेफरेंस से यानी कि वाई से डी जो है वो 11 पर है, तो 11 पर जाने के लिए कैसे जाना पड़ रहा है बताओ, रेफरेंस से इधर जाने के लिए मुझे क्या चलना पड़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और कितने डिग्री, 30 डिग्री। तो आपने कहा हम यहाँ कहेंगे हमें इधर की तरफ मूवमेंट के लिए ऐसे मूव करना पड़ता है, और ऐसे मूव करने को अपन कहते हैं 30 डिग्री क्या करना पड़ा आपको, ACW, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव। तो मैं कहूंगा इसके लिए अगर कहा जाए तो एक तरह से YD, और ये क्या है भाई +30, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है, हाँ +30 एंगल। तो स्टार डेल्टा इस ट्रांसफॉर्मर का फेज डिस्प्लेसमेंट कितना है, यानी फेज डिस्प्लेसमेंट समझ गए होगे, प्राइमरी सेकेंडरी में वाइंडिंग्स है, ये तीनों किस में जुड़ी है, स्टार में, और ये किस में जुड़ी, डेल्टा में। तो हमने कहा इन स्टार डेल्टा की इन वाइंडिंग्स की दो फेजेस जो हैं वो आपस में कितने अलाइनमेंट पे, तो दोनों की रिलेटिव फेजेस आपस में 30 डिग्री के एंगल पर शिफ्ट है। तो इनके साथ उसी का पैरेलल ऑपरेशन होगा जो सेम यही डिस्प्लेसमेंट वापस से आपको ऑफर कर दे, ये वो कहना चाहते हैं अपन सेम ग्रुप कनेक्शन के थ्रू। अब इस तरफ आपने कहा दूसरा ट्रांसफॉर्मर था DD6, तो डी रेफरेंस हो गया, तो आपने कहा डी को तो सबसे पहले रेफरेंस पोजीशन में अगर अपन मार्क कर दें, यहाँ पर ये लीजिए अगेन, इससे आपने डी मार्क किया, यानी कि ये लीजिए फर्स्ट अपना रेफरेंस हो गया। इस पोजीशन से यहां पर अपने का 0 डिग्री लिखा ही है, और ये कैपिटल डी ऐसे लिख दिया। अब इससे स्मॉल डी की पोजीशन क्या है, 6 नंबर पर, तो घड़ी में 6 का क्लॉक पोजीशन यहां पर है। तो आपने कहा अगर इधर आए तो आपने कहा ये मूव करके कुछ ऐसे आएगा इधर की तरफ, ये अपने पास आ गया कौन, स्मॉल डी। तो आपने कहा अगर मैं डी से डी तक जाता हूं, यानी इस डेल्टा से दूसरी तरफ के डेल्टा की तरफ मूव करके जाता हूं, तो मुझे कितना डिग्री घूमना पड़ा बताइए, 180। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से कोई मतलब नहीं, दोनों से बराबर पोजीशन है, तो यहां हम कहेंगे एक तरह से कि ये है डी, डी और 180 डिग्री। तो बताइए भाई क्या इन दोनों का फेज डिस्प्लेसमेंट सेम है, नहीं। क्या इन दोनों को घटाकर 0 आ रहा है, वो भी नहीं आ रहा। इसका मतलब सीधा सा है कि यहाँ ओवरलैप्ड कंडीशन। और अगर मैं ये पूछ लूं कि बताइए जरा दोनों फेजेस के बीच में
दोनों ट्रांसफॉर्मर के बीच में रिलेटिव फेज डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेकेंडरी के बिहाफ पे, प्राइमरी के बिहाफ पे, ऐसा पूछ सकता है। तो दोनों की प्राइमरी गौर से देखें तो यहाँ पर ये नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि इसके लिए डेल्टा है। मान लो यहाँ पे लिखा होता दैट इज वाई डी, यहाँ पर वाई होता तो आंसर तो वाई डी 30 और वाई डी 6 बनता ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि केवल सेकेंडरीज के बीच में पूछे तो उनका प्राइमरी रेफरेंस हमेशा क्या कहेगा, सेम। तो दोनों का ये 12-12 रहेगा, एक इधर होगा एक इधर होगा, तो दोनों के बीच का एंगल ये 180 और प्लस 30, दोनों एक दूसरे से 180 प्लस 30 एंटी क्लॉकवाइज। और अगर क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन पे कहूं तो बताओ 180 माइनस 30 क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन, यानी सेकेंडरी के बीच के रेफरेंस एंगल पे भी पूछ सकता है। इस एग्जांपल से तो ये क्लियर हो जाता है कि भाई आप इन दोनों में, आप कहेंगे नॉट पॉसिबल, क्या नहीं है पॉसिबल, आपने कहा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, आप सीधे कहेंगे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका जीरो नहीं है, इसलिए आप कहेंगे एक तरह से पैरेलल ऑपरेशन जो है वो नॉट पॉसिबल, पैरेलल ऑपरेशन आपका पॉसिबल नहीं होगा। अब कब होगा, किन एग्जांपल्स में होगा, तो फटाफट इसको लिखिए, फिर अपन बात करते हैं आगे एक दूसरे एग्जांपल पे। तो आपको कोई क्वेश्चन जब देगा तो 4 ऑप्शन में इस तरह के ग्रुप बनाएगा, उन ग्रुप में आपको चेक करना आना चाहिए किनको जोड़ सकते हैं और किनको नहीं। लिखिए, एक एग्जांपल और लिखवाऊंगा, उसमें 3-4 केस, उसमें आप खुद ढूंढेंगे, बताएंगे कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ये हमने जो कल पढ़ा था लास्ट टॉपिक, उसके ऊपर बेस्ड है, फेज डिस्प्लेसमेंट। लिख लिया अभी। यहाँ पे अपन कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बेसिस पर आपके अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें इस तरह के 4, और कई बार पूछा है, 4 ऑप्शन देके कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग द सेम फेज सीक्वेंस और नॉट, या डिस्प्लेसमेंट सेम है कि नहीं। लिखिए क्वेश्चन इसके बाद। check the condition check the condition for parallel operation, check the condition